लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 46। जैक ने फ़ोन लिया और उसने वॉलपेपर को गौर से देखने लगा। फिर उसने वह वॉलपेपर सभी को दिखाते हुए बोला, वह लड़की की है जिसका फ़ोन जिन ने मारा है। जिन ने भी उस लड़की को देखते हुए कहा, यही है वही लड़की। जैक ने जल्दी से उस फ़ोन में से कुछ बटन दबाए और एक मेल खोला और वह उसमें से कुछ टाइप करने लगा। जैक जब टाइपिंग कर रहा था और रॉबर्ट ने कहा, अच्छा आप सब ने सभी अभी कहा कि हम किसी को भी ऐसा फंसा नहीं सकते, और अगर यह लड़की फंस गई तो देखो तो कितनी मासूम है बेचारी। एक एयरपोर्ट में इसके परिणाम निकल जाएंगे। ईशानी, रॉबर्ट, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जैक, मेरी बात सुनो। ईशानी ने इतना कहा ही था कि तभी उसने पहले से ही जैक ने कहा हो गया मेले मेल। जैक की बात सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतनी जल्दी कर दिया जैक? हाँ तो धमकी भरा मारने का मैसेज भेजना था, कोई प्रेम पत्र थोड़े ना भेजना था जो पूरा रामायण लिखूंगा। ईशानी ने अपना सर हाथ पे मारते हुए कहा, जैक, ये तो सोचा अगर वह लड़की इसमें फंस गई तो। ईशानी की बात सुनकर जैक ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो मेल भी कर दिया। चीफ ने गुस्से से कहा, तो जल्दी डिलीट करो। चीफ की बात सुनकर जैक हड़बड़ाहट से मैसेज डिलीट करने लगा। जैक ने मैसेज डिलीट करता हूँ उससे पहले उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं यार। सभी ने उसका यह रिएक्शन देखकर कहा, हुआ जैक बस फ़ोन को घूरे जा रहा था। उसने फ़ोन को घूरते हुए कहा, रीड हो गया है। बात सुनकर वह बहुत घबरा गया, लेकिन उसने जैक के हाथ से फ़ोन छीन कर कहा, मैं उसकी लड़की के फ़ोन नंबर से उसका एड्रेस निकालता हूँ और फिर हम लोग जाकर उसे वहाँ से जल्दी से उठा ले आएंगे। और सभी जिनके कहा कि उसने उनका फ़ोन एयरपोर्ट से उठाया है, क्या पता वह लड़की दिल्ली में ही ना। इतना बोलकर वंश बिना ज़्यादा समय गंवाए लैपटॉप पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाने लगा। जूलियट, इतनी जल्दी कोई राइड कैसे कर सकता है जैक? वह सेक्रेटरी बिल्कुल पागल है। वह नींद में सोते हुए भी कहता है, अरे नहीं नहीं, सर से दूर रहो सर, प्लीज़ आप इन लोगों से थोड़े दूर रहिए। इनमें से कोई भी आतंकवादी हो सकता है, इनमें से कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है सर। 5 मिनट बाद आपकी मीटिंग है सर, 1 घंटे बाद आपको जूम पानी है चीफ, और फिर प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी भी तो है। फिर क्या होगा जैक? यहाँ तक जानता हूँ, मैंने मेल पढ़ लिया। कुछ समय बाद उस लड़की को ढूंढने के लिए एनसीसी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो आर्मी ने जाने क्या क्या नहीं किया जाएगा क्रिश, और फिर उस लड़की को पकड़ कर शायद उसे आतंकवादी भी घोषित कर दिया अरिजीत का। फिर SIS एजेंट दिशित, अरे नहीं नहीं, देशद्रोही, उन लोगों ने इतना कहा ही था कि तभी वंश चिल्लाते हुए कहा मेल गया, उस लड़की को एड्रेस मिल गया। भोलेनाथ, थैंक यू, लव यू। वंश ने रॉबर्ट को जिनके अपने फ़ोन से पढ़ाते हुए कहा, ये मेरा फ़ोन लो, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और प्लीज़ कोई भी जाओ और उसके साथ में। इतने में उस लड़की ने अपने आसपास के CCTV कैमरा हैक करता हुआ उस लड़की की लोकेशन आप सभी को बताता हूँ, जल्दी जाकर उस लड़की को लाओ। रॉबर्ट ने, मैं जाऊँ? लेकिन मैं क्यों? वंश, क्योंकि तुम लोग गैंगस्टर हो। तुम लोगों ने तो ऐसी चीज सिचुएशन पहले सॉल्व कर होगी ना। अरिजीत, धीरा, दीक्षित, प्लीज आप दोनों इनके साथ जाओ। दीक्षित और अरिजीत दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और स्पीड से दरवाजे की तरफ जाते हुए बोले, अरे जिन, रॉबर्ट, जल्दी करो। जिन, रॉबर्ट और वंश उन सभी को उन दोनों की तरफ, आगे की तरफ, वंश से पीछे ही चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी में एक सूटकेस पड़ा है जिसमें ब्लूटूथ लो और कान में लगा लो, जल्दी निकलो। कुछ सेकंड बाद वह पांचों बाहर थे। अरिजीत ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने चाबी लगाई और उन स्पीड से गाड़ी घर से बाहर की तरफ दौड़ाई, और पीछे दीक्षित और रॉबर्ट वंश के लगेज के ब्लूटूथ ढूंढ रहे थे। सामने फ़ोन अरिजीत के पास चालू रहा था जिसके ऊपर वंश लाइव पर था। दीक्षित ने ब्लूटूथ रखा है और वही सेविंग बॉक्स के अंदर। वंश, सेविंग बॉक्स के अंदर ब्लूटूथ कौन रखता है?
वंश, अरे सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सेविंग बॉक्स के पास एक डिब्बा रखा है जिसमें रखा है। रॉबर्ट ने ब्लूटूथ निकाला और वो आगे से अरिजीत जिनके कान में लगाया। अरिजीत, रॉबर्ट और वंश ने भी ब्लूटूथ लगाया। अरिजीत ने फुल स्पीड में गाड़ी भजाई और तभी सभी वंश ने कहा, अरिजीत यहाँ के लैपटॉप ले लो। अरिजीत, लेकिन वह तो बहुत छोटी गली है और वहाँ से गाड़ी नहीं निकलेगी। वंश, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, तुम लेफ्ट ले लो, वह शॉर्टकट है। अरिजीत ने स्पीड से लेफ्ट में गाड़ी ली और वंश ने फ़ोन उठाया और उस ब्लूटूथ के कनेक्ट करने लगा। कुछ मिनट बाद सभी ने ब्लूटूथ की आवाज़ आई। अरिजीत ने वहाँ से सीधा लेकर राइट लेना। अरिजीत ने ऐसा किया ही था, सीधा लेकर राइट लिया। इधर जैक, क्रिस और चीफ ने जैन, जूलियट सभी टेंशन के मारे इधर उधर घूम रहे थे और बाकी सब नीचे बैठकर बस उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। बस वंश अपने लैपटॉप पर घुसा हुआ था, उसका फ़ोन नीचे स्पीकर पर था। जब वह सभी की बात सुन रहे थे, वंश ने अपना दूसरा लैपटॉप उठाया और उस अपनी उंगलियां चलाने लगा। तभी फ़ोन में से एक ज़ोरदार गुस्से चिल्लाती हुई आवाज़ आई। वह अरिजीत की थी। अरिजीत ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, ओह शिट! आर्मी और अरिजीत के पीछे पीछे दीक्षित, रॉबर्ट, वंश और जिन। आवाज़ आई, ओह नो प्लीज़ वंश, लेकिन यह लोग कर क्या रहे हैं? और ये एक हथियार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें तो उस लड़की के घर में होना चाहिए था, फिर वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वंश ने अंश की बात सुनी और अपने आसपास की सीसीटीवी कैमरा हैक करने लगा। कुछ सेकंड बाद उन्हें, ये तुम बिल्कुल सही सोचा अंश, यह लोग हथियार ही ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को शक है कि पीएम को आतंकवादी मारना चाहते हैं और वह पीएम को मारने के साथ साथ देश को तबाह भी करना चाहते हैं, इसीलिए वह लोग हथियार ढूंढ रहे हैं और कुछ ही देर में वह लड़की घर भी पहुंच जाएंगे। तुम लोग उनसे पहले पहले जिन, लेकिन रास्ते के बीच तो आर्मी और ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं, यहाँ पर से गाड़ी निकाल कर जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। जिनकी बात खत्म होती ही कि तभी ब्लूटूथ में से जूलियट की आवाज़ आई, अरिजीत, दीक्षित और वंश, तुम तीनों उतरो और तुम तीनों पैदल जाओ, और रॉबर्ट, उन जिन, तुम दोनों गाड़ी को निकालो, क्योंकि उन लोगों को पूरी सोसाइटी पर शक है और अगर तुम पांचों में से किसी ने भी हल्की सी भी गड़बड़ की तो वह लोग समझ जाएंगे कि तुमको भी किसी न किसी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। जूलियट की बात खत्म हुई, वंश ने आवाज़ आई, यहाँ से बैक लो गाड़ी और ब्लैक लेकर सीधा जाकर राइट जाना और राइट से लेफ्ट साइड में लाइन की और तीसरी 3 मंजिल पर उस लड़की का है। अरिजीत, दीक्षित और वंश तीनों वहाँ से एक साथ कहाँ तो पहले उतर जाते हैं और फिर वहाँ से तीनों गाड़ी से उतर गए और फिर वह तीनों गाड़ी के पीछे से निकलकर वंश से बातें करते हुए रास्ते पर जाने लगे। अरिजीत, दीक्षित और वंश तीनों शांति से बस जा ही रहे थे, तभी उन तीनों की नज़र उन तीनों में से कुछ पर खड़े 2 लड़कों पर गई जो कि अरिजीत को बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर देख रहे थे। अरिजीत, दीक्षित और अंश तीनों ने उन दोनों को इग्नोर किया और तीनों शांति से बस जाने लगे। सभी उन दोनों में से एक लड़के ने अपना फ़ोन निकाला और उसने अरिजीत को पिक्चर अपने फ़ोन में ले ली। यह देखकर अरिजीत, दीक्षित और अंश तीनों दौड़कर उन दोनों के पास आए और अरिजीत ने आकर उस लड़के की तरफ कॉलर पकड़ ली और उसने घूरता हुआ बोला, कौन हो तुम मेरी पिक्चर क्यों ली? क्या तुम ऐसा ही? अरिजीत ने इतना कहा ही था कि अरिजीत ने के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से उसके कान में बोला, पर तेरा रो वाला दिमाग न चला गया है क्या? आम आदमी की तरह पूछ। उस आदमी ने अरिजीत के हाथों को छोड़ते हुए कहा, अरे जीजा जी सुनिए तो सही, जय की यह लड़की अरिजीत को जीजा जी कह रही है। तो अरिजीत, दीक्षित और अंश तीनों ने आंखें फटी की फटी रह गई। उन तीनों ने ब्लूटूथ में से बात सुन रहे रॉबर्ट और जिन को अचानक से खांसी लेने लगे और इधर से बैठे सभी एक दूसरे को देखने लगे। चीफ ने चिल्लाते हुए कहा, नायका तुम्हें शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं। इतना बोलते हुए चीफ ने अंश के पास आए और उन्होंने फ़ोन उठाया और गुस्से से बोला, तुम नाटक कटा दी, तूने नाक कटा दी है मेरी। क्या तुम मान गई? लव मैरिज करने से मुझे बताया तो होता, मैं खुद तुम्हारी शादी करवा देता। नायका
खुदा, इंसान, जानवर, तुम सुन रही हो मेरी बात? अजीत ने चीर के मुंह से अपने लिए इतनी मधुर वाणी सुनकर, अरे पिताश्री, जरा धैर्य रखिए, हम तो नहीं पता कि हम किसी की पति देव बन गए। फिर अजीत ने उस लड़की के कॉलर छोड़ते हुए कहा, न जान सकती हूँ कि तुमने मुझे जीजा क्यों कहा। आखिर मेरी बीवी कौन है और तुम कौन हो? वे उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप साला, आप मेरे जीजा और आपकी बीवी वह भी आती होगी। अजीत ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, क्या जान सकते हैं कि आपके विवाह अब हुआ है? हमारा विवाह के बारे में ही कोई सूचना क्यों नहीं है? और क्या तुम्हारा बस इसके बारे में जानना आवश्यक नहीं था? श्रीमान साले साहिबा, आपकी धर्मपत्नी कौन है? उसी लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे वह जीजा जी, आप तो शुद्ध हिंदी भी बोल लेते हैं। आपकी धर्मपत्नी वह रही, देखिए। इतना कहते हुए लड़की ने पीछे की तरफ इशारा किया। अरिजीत, दीक्षित और अंश तीनों पीछे पलटकर उन तीनों ने देखा कि लाल रंग की साड़ी में, पैरों पर पायल, आंखों में काजल, बालों में गजरा, माथे पर बिंदी, हाथों में कंगन, कानों में झुमकी और हाथों में गले में मंगलसूत्र, पीछे एक लड़की खड़ी है और वह आगे आ रही है। उसे आ जाकर अजीत के पैर छुए। जैसे ही उसने अजीत के पैर छुए, अजीत डर के मारे दीक्षित के पीछे छुप गया। चिल्लाते हुए बोला, ए मुझसे दूर रहो। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव, आप हमसे क्यों डर रहे हैं? आप तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमने इतने महीनों से। अजीत ने उस लड़की को देखते हुए कहा, शुद्ध हिंदी बोलती हो? उस लड़की ने अपने सर हाँ में हिलाया और बोली, आप भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं और हम भी, तो क्यों ना इतना कहे तुम। इतने अजीत को मंगलसूत्र दिखाते हुए कहा, आप मुझसे विवाह कर लें। उस लड़की की बात सुनकर अजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, अबे पागल, क्या तुम अपुन शुद्ध हिंदी बोलता है और वह कभी कभी ऐसा बोलता है अपुन। उस लड़की ने अजीत के पास आते हुए कहा, तो आप पतिदेव हमें शीघ्र ही आपकी शुद्ध हिंदी बोलना सिखा दें। आप हमसे विवाह कर लीजिए। अजीत ने उस लड़की को अपना पास आते देखकर 2 कदम पीछे कर लिए गए और हकलाते हुए आवाज में बोला, देखिए मैडम, आप जी जो भी हैं, अपुन नजदीक मत आना वरना हम। लड़की अजीत के करीब आते हुए बोली, वरना क्या पतिदेव? अजीत ने अपना सामान दीक्षित को इशारों करते हुए कहा, वरना 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 मैं तुम्हें पर केस कर दूंगा। मतलब अपुन का मतलब है अपुन तुम पर केस कर देगा। वह लड़की अजीत को हाथ पकड़ते हुए बोली, कौन सा केस करेंगे आप हम पर पतिदेव? अजीत ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मैं तुम पर छेड़छानी का केस कर दूंगा। तुम मुझे इस तरह छू नहीं सकती। और इतना बोलकर अब तुमने अंश को भी अपने आगे कर दिया। और फिर उसने दीक्षित और अंश की तरफ देखते हुए कहा, अगर एक एक बार उसने कुछ छुआ ना तो तुम भाग जाओगे वहां से। इधर जब अजीत ने उस लड़की की वह सारी बातें सुन रहे थे और सभी की मन ही मन में सोच रहे कि उस लड़की का जिस्म में बेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुश्मनों की चमड़ी उतार देता है, अगर कोई भी उसे छूता है तो उसकी जान ले लेता है, वह आज एक लड़की से इतना डर रहा है। अजीत ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मम्मा, आप जो भी हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों इस तरह परेशान कर रही हैं? हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम पर जाना है, हम लोग आपको इस तरह फ्री नहीं हैं। दीक्षित की बात सुनकर उस लड़की ने मासूमियत से कहा, हम तो इसमें प्रेम करते हैं, हमें तो इतना विवाह करना है। से दीक्षित ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मैम, इसे स्थानबंद कीजिए, आपको प्रेम नहीं करता है। इस इफेक्ट हम तो आपको जानते भी नहीं है कौन है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए, हमारा नाम है पलक शर्मा और वह हमारा छोटा भाई विजय शर्मा। हम पिछले 2 सालों से प्रेम करते हैं। वह जो सोसाइटी में ना वह निवास करते हैं और हम उन्हें रोज वहां पर जाकर निहाकर करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हम पर ध्यान नहीं दिया। जीत और दीक्षित की बात पर गौर कर सुन रहे थे, लेकिन वंश जब उस लड़की की चेहरे पर गौर से देख रहा होता है। कुछ देर तक उस लड़की को इस तरह देखने के बाद अंश ने अचानक से कहा, अरे याद आ गया यार, किटी किटी किटी
मोस्ट बोल्ड मॉडल ऑफ सिंगापुर। आई एम राइट। उस लड़की ने जैक की अंश की बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अजीत और अंश के देखती तरफ कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंश ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, अजीत अपना फ़ोन देना। अजीत ने अपना फ़ोन अंश को दिया। अंश ने जल्दी से गूगल पर सर्च किया, किटी मोस्ट मॉडल ऑफ सिंगापुर। जैक ने उसके पर वह सर्च किया ही था, उससे पहले ही स्विच पर ऑफ छोटे कपड़े में भी वह पिक्चर पलक को दिखाते हुए कहा, आप यही हैं ना मिस पलक? आप यहाँ कैसे? ओ मैं तो मुझे याद आया, आप तो 2 साल पहले मॉडलिंग छोड़ चुकी हैं ना? पलक ने अजीत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, वह सब मैंने बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किया। जब मैं 2 साल पहले तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि अब सब वह तुम्हें तो मुझसे चाहिए, बाकी मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने अपने करियर को भी तुम्हारे लिए लात मार दी। अब अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं क्या करूँगी? पलक की बात पर दीक्षित ने कहा, लेकिन वह सब तमाशा किस बात का है? यह बिल्कुल संस्कारियों वाला रूप और शुद्ध हिंदी। पलक ने अजीत की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली जब मैं 2 साल पहले इनका पीछा कर रही थी तो मुझे एक दिन भी किसी बहरे में जानते हुए नहीं दिखा था। उन्होंने कभी स्मोक नहीं किया था, कभी ड्रिंक और नहीं किया था, और कभी किसी लड़की के साथ तो मुझे लगा दिखे ही नहीं। इस टाइम भी लड़कियां पसंद होगी, मैंने ऐसा किया। पलक ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से अमर और अखिल के कंधे पर हाथ रखा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।